एवरग्रीन प्लांट, एवरग्रीन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स तो सभी ग्रीन होते हैं। जब हम ग्रीन्स की बात करते हैं तो हमारा मकसद होता है जो होता है कि सदाबहार पौधों की बात करना, यानी वो पौधे जो पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। वर्ष के किसी भी समय पे पतझड़ नहीं शो करते हैं। जाड़ों में थोड़ा सा उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। अदरवाइज वो कभी भी पतझड़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा वो जाड़ों में पतझड़ करते हैं, लेकिन एवरग्रीन प्लांट्स में पतझड़ नहीं होता है अमूमन। ग्रीन प्लांट्स का लोगों में शौक आजकल काफी बढ़ता जा रहा है। उसका कारण ये है कि घरों का साइज छोटा होता जा रहा है। पुराने लोग बड़े लकी हैं कि जिनके पास 2-2 हजार गज के गार्डन्स हैं, फार्म हाउसेज हैं, सुनीता जी, मीनाक्षी जी, लेकिन सबके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोग अपनी गार्डनिंग की हॉबी को पूरा करने के लिए पॉट्स में ग्रीन प्लांट को लगा करके अपनी गार्डनिंग की हॉबी को पूरा करते हैं। जब आप किसी भी पौधे को पॉट में लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसको आपने अननेचुरल कंडीशन में ग्रो किया है, क्योंकि सभी प्लांट्स वातावरण में खुले में ग्रो करने के लिए बने हुए हैं। स्पेशली जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं अमूमन अमेज़न फॉरेस्ट वगैरह से आते हैं, और ये बड़े बड़े वृक्षों के नीचे ग्रो करते हैं। जो 300 फीट ऊंचे, 400 फीट ऊंचे जो पेड़ होते हैं उनके नीचे ये ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट को अगर आप पॉट में लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसको अप्राकृतिक वातावरण में ग्रो किया है। तो जब आप इस तरह से ग्रो करते हैं तो आपको उस पौधे की समझ होना बहुत जरूरी है, अन्यथा क्या होगा कि आपका पौधा धीरे धीरे खराब हो जाएगा। क्यों? आपको उसके बारे में पता नहीं है कि हमें उसको किस तरह से रखना है, कैसे खाना देना है, कैसे पानी देना है, कितना टेम्परेचर में रखना है उसको। ग्रीन प्लांट बहुत तरह के होते हैं। ग्रीन, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से ग्रीन होते हैं। कुछ पौधे ग्रीन होने के साथ साथ वेरीगेटेड भी होते हैं, उनमें सफेद या पीले या लाल रंग का वेरिएशन होता है। ग्रीन प्लांट्स कलर्ड भी हो सकते हैं, बहुत तरह के रंग होते हैं ग्रीन पौधों में। कलर्ड के साथ कलर्ड वेरिएशन भी हो सकता है। यानी कि जब हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं तो एक हाउस प्लांट्स का पूरा ग्रुप होता है जिसमें वेरीगेटेड भी होते हैं, नॉन वेरीगेटेड प्लांट्स भी होते हैं। ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करना कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही मैजिक वाली बात हो। अगर थोड़ी सी भी समझ आप डेवलप कर लें प्लांट्स के लिए तो आप घर में ग्रीन प्लांट्स पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स आप देखिए आजकल स्मॉल हाउसेस, फ्लैट कल्चर, इसकी वजह से काफी इसमें बढ़ रहा है। दूसरी बात ये, ग्रीन प्लांट्स का आजकल महत्व कोरोना के बाद से काफी बढ़ गया है। लोगों को समझ में आने लगा है कि घरों के बाहर तो हमने ग्रीनरी को खराब कर दिया, खत्म कर दिया। घर बनाने के चक्कर में हमने कंक्रीट हाउसेस खड़े कर दिए, ग्रीन हाउसेस को रिप्लेस कर दिया। तो अब लोगों ने कोशिश करनी शुरू की है कि घरों के अंदर हम पॉल्यूशन को किसी तरह से कम करें, और उसका एक ही तरीका है कि आप पॉटेड प्लांट्स को घरों में ग्रो करें जहां पर वो ग्रो हो सकते हैं। उससे आप गार्डनिंग भी इंजॉय करते हैं और पॉल्यूशन भी कम करते हैं। कई लोगों का आजकल कहना होता है कि आप घर में फला पौधे लगाइए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। फला पौधे मत लगाइए, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सभी प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी ऐसा पौधा नहीं है कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता है। हम जो भी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, पौधे उसको लेके CO2 को और O2 छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में। तो कहने का मतलब आप कोई भी पौधा घर के अंदर लगाते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और आपके पॉल्यूशन को कम करता है। ग्रीन प्लांट्स को प्लेसिंग के लिए आपके घर में बहुत सी जगह होती है। आप कमरों के अंदर कॉर्नर्स में रख सकते हैं जहां पर छनी हुई धूप या रोशनी आती है। आप घर की बैल्कनी में उसको रख सकते हैं, वरांडे में रख सकते हैं। बहुत से लोगों के पास छोटी सी टेरेस है, आप टेरेस पे मैनेज कर सकते हैं ग्रीन प्लांट्स को। स्टेयर केस पे रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए। इसके अलावा बैंक वाली जो है बड़े बड़े बगीचे, अरे एक बंद हो गया, आवाज ही बंद हो गई। सॉरी, हाँ, जिन लोगों के पास बड़े बड़े बगीचे हैं, गार्डन है, तो गार्डन में भी एक कॉर्नर ग्रीन प्लांट्स के लिए निकाल सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा धूप ना हो, बहुत ज्यादा हवा ना चलती हो। तो ऐसे कॉर्नर्स को भी बड़े हाउसेज में या बड़े लॉन्स में निकाल सकते हैं ग्रीन प्लांट्स की प्लेसिंग के लिए। अब कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जिससे आप ग्रीन प्लांट्स को अपने घर में हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर, यानी तापमान। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं अमूमन ये अमेज़न फॉरेस्ट से आते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट में क्या होता है कि
बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, 250 मीटर 300 मीटर ऊंचे पेड़ होते हैं, और उनके नीचे ओके। टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। हम्म, तो टेम्परेचर कहने का मतलब ये कि सारे ग्रीन प्लांट टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं। ये कई लोग कहते हैं ना कि साहब इनको धूप में मत रखिए, धूप में मत बचाइए, गर्मी मत होने दीजिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ज्यादातर ग्रीन प्लांट्स धूप को टॉलरेट करते हैं और धूप में बड़े अच्छे सर्वाइव करते हैं। लेकिन जहां पे धूप बहुत ज्यादा होती है, यानी कि टेम्परेचर जब कई बार आप देखते हैं कि 50, 48, 45 पहुंचने लगता है, तो ऐसे में इनको थोड़ी सी देखभाल की जरूरत होती है। देखभाल की जरूरत का मतलब ये है कि आप ऐसे में उनको थोड़ा सा शेड में रख दें। जिनके पास ओपन स्पेसेस है उनमें ग्रीन नेट लॉन वगैरह लगा दें, जिसमें 50-50 या 30-70 की धूप छन के आती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप उसको टेम्परेचर से बचा सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी आप उसको नहीं होने देंगे। फिर दूसरा होता है ह्यूमिडिटी, कि टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो सर्वाइव नहीं करेंगे। किनारे उनके धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, ब्राउन पड़ने लगते हैं, और कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी का यानी उमस का होना बहुत जरूरी है, स्पेशली गर्मियों में जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर एकदम ड्राई हो जाता है एटमॉस्फेयर, और ह्यूमिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे में आप देखते हैं कि ग्रीन प्लांट्स के किनारे जलने लगते हैं, ब्राउन होने लगते हैं। तो उस ह्यूमिडिटी को अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो आपके पौधे ठीक हो जाएंगे। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो आप पौधों को एक साथ रखें, उनका प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रीन प्लांट्स को अलग अलग रख देते हैं, सेपरेटली रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं किसी जगह पे, तो क्या होता है कि वो ड्राई होने लगते हैं, क्योंकि इवोपरेशन बढ़ जाता है। जो पानी का इवोपरेशन है, वाटर इवोपरेशन है, पत्तियों से वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में पौधा ड्राई होने लगता है। तो जब भी ग्रीन प्लांट की आप प्लेसिंग करें तो कोशिश करिए कि उनको एक साथ रखें। एक साथ रखने से क्या होता है कि उनका एक तो टेम्परेचर नहीं शूट करता है, दूसरा ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। और जब कभी भी आपको लगता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप ग्रीन प्लांट्स के बीच में प्लास्टिक की डिशेज में या टेराकोटा पॉट्स में पानी भर के रख दें। ओके। उससे क्या होता है, गर्मी से वाटर इवोपरेट होता है और ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है वहां पर। ह्यूमिडिटी के साथ साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वहां पर एयर मूवमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एयर मूवमेंट नहीं है तब भी पौधे खराब होने का खतरा रहता है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा एरिया है जहां पर एयर मूवमेंट नहीं है, तो आप छोटे फैंस लगा सकते हैं घर में। उससे एयर मूवमेंट बढ़ेगा। एयर मूवमेंट होने से पौधों के गलने का खतरा नहीं रहता। अदरवाइज कई बार क्या होता है, पौधे आपके नीचे से गलने लगते हैं क्योंकि एयर मूवमेंट नहीं है। ह्यूमिडिटी आपने बहुत बढ़ा दी, टेम्परेचर आपने कम कर दिया, तो पौधा वहां से गलने लगेगा। तो एयर मूवमेंट, इसीलिए आपने देखा होगा जो ग्रीन हाउसेज होते हैं, ग्रीन हाउसेज में हमेशा जो है फैंस, एग्जॉस्ट फैन बड़े बड़े लगे रहते हैं, इससे एयर मूवमेंट बना रहे, अदरवाइज पौधे खराब हो जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का एक तरीका और है कि आप पौधों के पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। फाइन स्प्रे बॉटल आती है, उससे आप स्प्रे हफ्ते में 2 बार स्प्रे कर दें, 3 बार स्प्रे कर दें, डिपेंडिंग ऑन की टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या कम है उसके हिसाब से। ग्रीन प्लांट्स के ग्रो करने का सबसे अच्छा सीजन होता है बारिश का सीजन। जून से लेकर के और नवंबर तक का सीजन उनकी ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा होता है। इसमें बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा सा उनका पानी का ध्यान रखें कि पानी वगैरह उसमें ना भरे। तो जब भी आप कोई छोटा पौधा लेके आते हैं तो सबसे पहले एक बात आप प्लान करिए कि उस पौधे को आपको रखना कहाँ है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पौधा खरीदने जाते हैं, पौधे खरीद के ले आते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि क्या करें, इसको कहाँ रखें। जब भी आप कोई पौधा नर्सरी से खरीदने जाते हैं, 2-3 चीजों का ध्यान रखें। एक तो नर्सरी रिलायबल हो, जो चीज उसने कही है वो प्लांट आपको दे, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात है, बीमार पौधा ना लेके आए। आप पौधे को चारों तरफ से देखिए, उसमें कहीं कोई फंगस ना लगी हो, कोई उसमें ब्राउन स्पॉट ना हो, पौधे के तने में या जड़ों के पास फंगस ना ग्रो कर रही हो, व्हाइट या ब्राउन फंगस ना हो, कहीं भी पौधे में गलन ना हो। क्यों? क्योंकि नर्सरी में पौधों में कभी भी वो एक साथ रख देते हैं, लेकिन इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड स्प्रे नहीं करते हैं। और जब लेने जाते हैं तो नर्सरी मैन आपको एम्फसाइज करता है कि साहब ये पौधा लीजिए, बहुत अच्छा है। तो आप उसके ऊपर मत जाइए, आप खुद उसको देखिए, उसको इंस्पेक्ट करिए चारों तरफ से, और उसको एक बार जरा सा हिला के देखिए कि ऐसा तो नहीं कि उसकी जड़ें ही कमजोर हैं। अगर जड़ें कमजोर हैं तो ऐसे पौधे को लाने से कोई फायदा नहीं, तो आप लाएंगे खराब हो जाएगा। तो हमेशा जो है आप पौधे को देख सुन के लाएं, और ये डिसाइड कर लीजिए पहले से कि आपको पौधा कहाँ के लिए ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेयर केस पे रखना है, तो आपको पौधा ऐसा चाहिए जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो, जो लंबाई में ग्रो करे। अगर स्टेयर केस पे आपने फैलने वाला पौधा रख दिया तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होगी, आड़े आएगा, डैमेज होगा।
तो आप साइट जरूर सेलेक्ट करें। सबसे पहले आप डिसाइड करें आपको कहाँ के लिए पौधा लेना है, वहां पर कितनी धूप आती है। उसके हिसाब से आप नर्सरी मैन से कहिए कि साहब हमें जो है कम धूप वाला पौधा चाहिए, और हमें ऊंचाई पे बढ़ने वाला पौधा चाहिए या नीचे फैलने वाला पौधा चाहिए, या आपको हैंगिंग प्लांट चाहिए। कई बार आप स्टेयर केस में जो बाहर आपके वो लगा होता है, जाली लगी होती है, उसमें आप लटकाने के लिए लेते हैं। तो ऐसे में आप वर्टिकली ग्रोइंग प्लांट मत लिए, आप हमेशा जो है हैंगिंग प्लांट लीजिए, जैसे मनी प्लांट है या बहुत सारे प्लांट है हैंगिंग, तो इस तरह के। तो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी लेने जाते हैं तो आप सोच के जाइए, उसके हिसाब से उसको प्लेस करिए, क्योंकि जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तो वहीं पौधा कंप्रोमाइज होता है और खराब हो जाता है आपका। वेरी ट्रू। तो हमेशा सोच के जाइए, प्लान करके जाइए, ये देख के जाइए कि आपका पौधा कहाँ रखना है, किस कलर का पौधा लाना है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर ग्रीन बैकग्राउंड है और आपने उसमें ग्रीन पौधा रख दिया तो उसकी यूटिलिटी खत्म। आप हमेशा कंट्रास्ट सेलेक्ट करिए। ग्रीन बैकग्राउंड में आप डार्क रेड प्लांट लेके आइए, मैरून लेके आइए, वेरीगेटेड प्लांट लेके आइए, तो उससे आपके घर के इंटीरियर का एस्थेटिक इंप्रूव होगा थोड़ा सा। उसके बाद अब लाइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि साहब घर के अंदर धूप नहीं आ रही तो पौधा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके घर के अंदर छनी हुई धूप आ रही है या रोशनी आ रही, सिर्फ सनलाइट नहीं आ रही, तब भी आपके यहाँ पौधे चल जाएंगे। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स आप देखिए कि जब फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं तो ऊपर से सारा कैनोपी होती है और नीचे छन के धूप आती है, बहुत हल्की सी धूप आती है, लेकिन रोशनी पूरी होती है। तो ग्रीन प्लांट को सर्वाइव करने के लिए छनी हुई धूप या रोशनी चाहिए। बिल्कुल अंधेरे में कोई भी पौधा नहीं सर्वाइव करता। कई लोग कहते हैं साहब हम तो बेडरूम में रख देते हैं 4 दिन 5 के लिए, और उसके बाद हम पौधे को बाहर निकाल देते हैं, पौधा हमारा खराब हो जाता है। तो कोई भी प्लांट बिना लाइट के नहीं सर्वाइव कर सकता है। या तो आप आर्टिफिशियल लाइट दें उसको या नेचुरल लाइट दें, यानी कि रोशनी। सनलाइट की जरूरत नहीं, सिर्फ रोशनी होना जरूरी है। और दूसरी बात को ध्यान में रखें, जब भी आप कभी भी कोई पौधा इंडोर रखते हैं, चाहे वो हल्की लाइट में रखें या छनी हुई लाइट में रखें, तो उसको आप सडनली बाहर मत निकालें। अगर आपको उस पौधे को गर्मियों में बाहर निकालना है तो आप रात में निकालिए। आप शाम को 7 बजे 8 बजे उस पौधे को बाहर निकालिए, लॉन में अपने रख दीजिए, आउट स्पेस पे रख दीजिए, और रात भर रखने दीजिए, सुबह उसको अंदर कर लीजिए। और अगर आपको जाड़ों में कोई पौधा बाहर निकालना है तो आप उसको सुबह निकालिए, अर्ली मॉर्निंग। पूरे दिन उसको बाहर रखा रहने दीजिए, जिससे दिन की धूप उसको लगेगी, और शाम को उसको अंदर रख लीजिए। जब आप पौधे को दिन में निकालते हैं गर्मियों के दिनों में, तो आपका पौधा खराब होता है। और सडनली उसको एकदम तेज धूप में मत निकालें। जब भी आपको निकालना है तो आप उसको बाहर बरामदे में रख दीजिए, जहां हल्की धूप आती है, छनी हुई धूप आती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको शिफ्ट करिए, सडनली मत निकालिए। तो कहने का मतलब ये, गर्मियों में रात में निकालिए, इवनिंग में, अर्ली मॉर्निंग उसको अंदर रखिए। और जाड़ों में उसको दिन में निकालिए, सुबह सारे दिन की धूप लगने दीजिए, रात में निकालिए। ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि जरा सी गलती से आपका पौधा एकदम से खराब हो जाता है। अच्छा भला चला हुआ पौधा सालों का एकदम बर्बाद हो जाता है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। तो ये बड़ी मोटी मोटी बातें हैं 3-4, अगर इसका आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप कभी भी इंडोर रखते हैं कोई गमला, ये जो बहुत जरूरी है कि आजकल के उसमें ज्यादातर लोग प्लास्टिक या फाइबर के गमलों पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, बड़े महंगे महंगे पौधे के लिए गमले खरीद के लाते हैं। मैं एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट कभी भी प्लास्टिक के या फाइबर के गमले रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसका कारण यह है कि पोरोसिटी नहीं होती है गमलों में। मैं हमेशा मिट्टी के या टेराकोटा के गमले रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये पोरस होते हैं। पोरोसिटी होने की वजह से क्या होता है कि गमलों में से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो एवापोरेट होता रहता है धीरे धीरे चारों तरफ से, पोर से, फाइन पोर से, और आपके पौधे में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम अमूमन नहीं आती है। वाटर लॉगिंग का कैसे पता चलता है आपको? आपके घर में कोई भी ग्रीन प्लांट है या कोई भी एरिया जहाँ गार्डनिंग है, अगर आपको उसके ऊपर एक गाढ़े हरे रंग की काई सी दिखाई देती है, इट मीन्स कि आपके पौधे में वाटर लॉगिंग हो रही है। तो कई लोग कहते हैं साहब मॉस ग्रो कर लिया हमने। मॉस नहीं है। जो गाढ़े रंग की काई होती है, जो स्मूथ होती है, दैट इज नॉट मॉस। मॉस होती है शाइनिंग, लाइट ग्रीन कलर की होगी और वो वेलवेटी होगी। तो इन दोनों में फर्क करना बहुत जरूरी है। अगर आपके किसी भी गमले में डार्क ग्रीन फ्लैट डिपॉजिट आ रहा है, इसका मतलब कि उसमें वाटर लॉगिंग हो रही। उसमें आपको या तो उसकी गमले की गुड़ाई करने की जरूरत है, या उसके नीचे के होल चेक करने की जरूरत है कि कहीं पानी तो नहीं रुक रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अगर उनको रख दिया वाटर लॉगिंग की कंडीशन में, तो धीरे धीरे रूट उसकी गल जाएगी। कई लोग क्या करते हैं कि गमलों के नीचे पॉट्स लगा देते हैं, प्लास्टिक पॉट्स, ट्रेज, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसमें पड़ा रहता है।
हमेशा ध्यान रखिए कि जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसकी ट्रे से आप उसको निकाल के बाहर डाल दीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि वो पानी नीचे भरा रहता है और जो रूट्स होती है जड़ों पौधे की, वो रूट्स उसकी जो है उसमें सफोकेट होती रहती है और धीरे धीरे पौधा गल जाता है। तो हमेशा जो ट्रेज हैं पानी डालने के बाद 3 घंटे 4 घंटे बाद उनकी ट्रेस को निकाल के उसका एक्स्ट्रा वाटर बाहर डाल दीजिए, बाल्टी में मत छोड़िए, क्योंकि वो पौधे को आपके खराब कर देगा। तो ये तो मोटी मोटी बातें आपकी थी, प्लांट्स को क्या क्या आपको ध्यान रखना है। अब सॉइल मिक्सचर क्या होना चाहिए, आप किताबें पढ़ते होंगे, किताबों में बहुत सारी चीजें लिखा होता है, हर प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर अलग होता है। हम घरों में रहते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट में काम नहीं कर रहे हैं कि हम हर पौधे के लिए अलग अलग मिक्सचर बनाएंगे। तो एक बड़ा सिंपल सा और कॉमन मिक्सचर आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जिसको आप चाहें तो नोट कर लें। ये देखिए वेरीगेटेड प्लांट्स की रेंज में देता है मिक्सचर, आपको बता रहा हूँ। एक तो सॉइल, लोम सॉइल है, दोमट मिट्टी, जो लोमी सॉइल होती है ना, दोमट मिट्टी थोड़ी सी रेतीली वाली लीजिए, एक हिस्सा, सॉरी सॉइल लीजिए आप। दूसरा है नंबर 2 लीफ मोड, पत्ती की खाद। और तीसरा गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद। 3, 2, 1 नोट कर लीजिए। रेतीली दोमट मिट्टी, अगर आपकी दोमट मिट्टी रेतीली नहीं है तो 3 हिस्सा मिट्टी में आप हाफ पार्ट सैंड ऐड कर दिए। सैंड, ये जो रेतीली चमकीली मिट्टी सैंड आती है ना, उसको आप ऐड कर दिए तो आपकी रेतीली दोमट मिट्टी बन जाएगी। 3 हिस्सा मिट्टी, 2 हिस्सा पत्ती की सड़ी हुई खाद और 1 हिस्सा अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद। इसका मिक्सचर बना करके इसको आप जो प्लास्टिक के बैग्स हैं उसमें बंद करके रख लीजिए। कभी भी मिक्सचर ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कंपोस्ट ड्राई हो जाती है तो उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोब्स है, वो सब मर जाते हैं। अमूमन लोग क्या करते हैं कि मिट्टी बना दी, मालियों ने एक किनारे छोड़ दी, वो सूखी पड़ी रहती डस्ट की तरह। दैट इज यूजलेस सॉइल, क्योंकि अगर मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो माइक्रोब्स मर जाएंगे सारे। उसको बना के आप पॉली बैग्स में बांध के रख लीजिए बंद करके, जब भी जरूरत हो उसको खोला, इस्तेमाल किया और उसको हटा दिया। तो आप गमलों में इस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर दूसरी बात है, जब आप रीपॉटिंग करते हैं या पॉटिंग करते हैं तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नीचे जो टेराकोटा पॉट में होल होता है उसको आप देख लीजिए कि प्रॉपर होल है कि नहीं है। होल करने के बाद उसको आप मिट्टी के ठीकरे से या गमले के टूटे टुकड़े से आप कवर करके डायरेक्ट मिट्टी डाल देते हैं, जो कि गलत है। कभी भी डायरेक्ट सॉइल नहीं डालना चाहिए। इतना रखने के बाद फ्रेश लीव, जो सूखी पत्तियां होती हैं आपके लॉन में निकलती रहती है, उनका आप टुकड़ा बना के कम से कम 1 इंच मोटी लेयर उसके ऊपर डालिए। क्यों? क्योंकि वो छन्नी का काम करती है, सीव का काम करती है। अगर आपने डायरेक्ट ठीकरा रख के मिट्टी डाल दी तो मिट्टी नीचे से बहना शुरू कर देती है और वो चोक कर देती है। तो हमेशा ठीकरा रखने के बाद 1 इंच मोटी लेयर सूखी पत्तियों को आप हाथ से क्रश करिए, उसमें डाल दीजिए। उसके बाद मिक्सर रखिए उसमें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, माली लोग भी नहीं करते हैं और अमूमन क्या होता है कि होल ब्लॉक हो जाता है। तो एक तो ये चीज जरूरी है। तो जब भी आप सॉइल मिक्सचर लगाते हैं या पॉटिंग और रीपॉटिंग करते हैं तो हमेशा इस तरह के मिक्सचर का ही इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी गमले में मिक्सचर बनाते हैं 10 इंच 12 इंच के गमले में, तो 1 मुट्ठी या 1 बड़े चम्मच बोन मील उसमें आप ऐड कर दीजिए। उससे क्या होता है कि फास्फोरस आपको मिलता रहता है पौधे को। अब मिट्टी, जो गमले की मिट्टी है उसको बदलने के लिए क्या क्या टाइम्स होते हैं। एक टाइम तो होता है आपका फरवरी एंड मार्च, उसमें आप रीपॉटिंग कर सकते हैं। और दूसरा टाइम होता है जून एंड से लेकर के जुलाई एंड अगस्त। ये 2 सीजन ऐसे हैं जिसमें आप किसी भी प्लांट की रीपॉटिंग कर सकते हैं, एक्सेप्ट सकुलेंट प्लांट। सकुलेंट को आप कोशिश करिए कि फरवरी और मार्च में ही चेंज करिए। या अगर पाइन और जूनिपर है तो पाइन जूनिपर को आप जनवरी फर्स्ट वीक के बाद कभी भी चेंज कर सकते हैं, अप टू द फरवरी। ठीक है। कई लोग जेड वगैरह को बरसात में रिपोर्ट कर देते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो जेड या सकुलेंट, कोई भी सकुलेंट है, उसको आपको बारिश में नहीं करना है। अब इसके बाद आप जब ये सब कर लेते हैं तो कोई भी गमला आपके घर में रखा हुआ है, प्लांट रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपको लगाने के बाद उसको भूल जाना है। आप उसको इन बिटवीन भी न्यूट्रिशन देते रहना है, पोषण उसको देते रहना है। क्योंकि ये जो आपने जो मिक्सचर उसको बना के दे दिया, ये मिक्सचर पौधा 2 महीने में खत्म कर देता है, उसको खा पी के खत्म कर देता है। अगर आप बीच बीच में उसको आप एडिशनल न्यूट्रिशन नहीं देंगे, जैसे हम लोग खाने में बोर्नविटा और ये दुनिया भर की चीजें लेते हैं, अगर पौधे को नहीं देंगे तो पौधा आपका सर्वाइव नहीं करेगा, अच्छा नहीं चलेगा।
ओके। इसको हम लोग बोलते हैं कि इनरिचमेंट करना, यानी कि एक्स्ट्रा पोषण देना, एक्स्ट्रा खाना देना पौधे को। उसके लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। जो वर्मी कंपोस्ट होती है, जिसे आप लोग आम भाषा में केचुए की खाद कहते हैं, दैट इज वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के अलावा वर्मी कोलाइट आता है, परलाइट आता है, बहुत सारे आजकल नई नई चीजें आ गई हैं। तो बोन मील है, वुड ऐश है, इनका मिक्सचर बना करके आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग का मतलब है कि ऊपर का करीब अगर 10 इंच का गमला है तो ऊपर का 2 इंच का करीब का आपने मिट्टी उसकी हटा दी, और ये जो मिक्सचर बनाया है इसको आपने ऊपर उसके ऐड कर दिया। उसके बाद वाटरिंग कर दी। ये आपको कब कब करना है? ये आपको करना है फरवरी में। उसके बाद आपको करना है बारिश से जस्ट पहले, और तीसरी बार आपको करना है जाड़ों से जस्ट पहले, यानी नवंबर के महीने में। तो ये साल में 3 बार तो आपको मिनिमम करना ही करना है। इसके अलावा आप बीच बीच में अगर चाहें, आप पौधे की ग्रोथ आपकी बहुत ज्यादा है ग्रीन प्लांट की, तो आप उसको लिक्विड फीड भी दे सकते हैं। ओके। लिक्विड फीड कैसा होता है? नीम की खल को आपने पानी में, 1 किलो नीम की खल को आपने 10 लीटर पानी में भिगो दिया, 7 से 8 दिन उसमें आपने फर्मेंट होने दिया। धूप में मत रखिए, हमेशा छाया में रखिए। धूप में रखेंगे तो उसमें माइक्रोब्स मर जाते हैं। और उसको आप डेली हिलाते रहिए छड़ी से, जिससे वो मिक्स हो जाएगा। 7 से 8 दिन में जब वो फर्मेंट हो जाता है तो उसको आप पानी को छान लीजिए, और चाय के रंग का डाइल्यूट करके आप उसको एक एक मग्गा हर गमले में आप डाल सकते हैं। ये भी आप 15 से 20 दिन में एक बार डाल सकते हैं पौधों में। तो जो एक्स्ट्रा पोषण देते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं, उससे आपके पौधे हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, ग्रीन बने रहते हैं। अब पानी की जरूरत क्या होती है? पौधों को पानी की जरूरत गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि गर्मियों में इवोपरेशन बहुत होता है। तो गर्मियों में जब भी आपको वाटरिंग करनी है, हमेशा अर्ली मॉर्निंग करिए या लेट इवनिंग करिए, दिन में मत करिए। उससे क्या होता है, पौधों के खराब होने का, पत्तियों पे पानी पड़ जाता है और वहां से वो ब्राउनिश हो जाते हैं, जल जाते हैं पौधे। अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग करिए। विंटर्स में जब भी आपको वाटरिंग करनी है, हमेशा कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग करिए आप, जिससे जो भी एक्स्ट्रा वाटर पौधे के पत्ते के ऊपर पड़ जाता है या गमले में होता है, वो दिन भर की गर्मी से अपने आप धीरे 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 ड्राई हो जाता है। जैसे गुलदाउदी के गमलों में हम लोग कहते हैं इवनिंग में कभी मत पानी डालिए, हमेशा अर्ली मॉर्निंग डालिए, क्योंकि पत्ती पे अगर रात भर पानी रह जाएगा तो वहीं से फंगस लग जाएगा। तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग वाटरिंग होना चाहिए। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि साहब हमें पता नहीं लगता है कि हमारा गमला सूखा है या गीला है, कैसे पता चलेगा गर्मियों में कि उसके अंदर पानी है या नहीं है? 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ पवन, क्या हुआ? बोलो बेटा। पूरी क्लिनिक टाइम है ना। तो उसका एक बहुत आसान तरीका है, जो लेमैन तरीका बताते हैं आपको। हाँ पवन बोलो बेटा, जस्ट 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में, बिजी हूँ जरा। तो उसका एक तरीका है कि स्टिक सबके घर में होती है, लकड़ी की छड़ी, वुडन स्टिक। आप गमले की बाहर टक टक करिए उसको। अगर हॉलो साउंड आती है इसका मतलब मिट्टी सूखी है, और डल साउंड आती है तो मिट्टी गीली है। बड़ा आसान सा तरीका है जो आप लोग सीख सकते हैं। ये लेमैन या मालियों का या गांव वालों का तरीका है कि आप छड़ी लेके उसको टक 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 इस तरह से करके और यूं मारिए। अगर हॉलो साउंड है इसका मतलब मिट्टी सूखी हुई है, आपको पॉटिंग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या होती है, गर्मियों में आप लोग एप्रीहेंशन में ओवर वाटरिंग करते रहते हैं। ओके। आपको लगता है आज बहुत गर्मी, हमें गर्मी लग रही, फौरन आपने माली से कहा माली पौधों में पानी डालो, गर्मी बहुत है आज। तो प्लांट का जो है वो गर्मी बहुत या ज्यादा से नहीं है, प्लांट की अपनी रिक्वायरमेंट है, कितना इस्तेमाल करता है। इसीलिए आपने देखा होगा फाइकस वगैरह पौधे गर्मियों में बहुत जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि आप पानी डालते रहते हैं उसमें, जबकि फाइकस को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेटेक्स होता है उसमें। अच्छा, ओके। इसलिए आपके जो बोनसाई ग्रो करने वाले हैं, बोनसाई के पौधे फाइकस वगैरह के गर्मियों में बहुत ज्यादा खराब होते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग डाई बैक लग जाता है, क्योंकि आप ओवर वाटरिंग करते रहते हैं। तो हमेशा एक ये तरीका ये भी होता है कि आप छड़ी से उसको टैप कर दीजिए, पता लग जाएगा आपको गर्मी में कि आपका पौधा कैसा है। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी कि आपको पौधों को जब लगाना है या ग्रीन प्लांट्स को लगाना है तो क्या क्या आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब कुछ कॉमन हाउस प्लांट्स हैं जो आप घरों में लगा सकते हैं और जो बड़ी आसानी से आपके यहाँ ग्रो करते हैं। जैसे पाम्स में आज देखिए, घरों के अंदर जब आपको इंडोर ग्रो करना है तो कभी भी ऐसे पाम्स मत लगाइए जो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे बहुत से लोग बॉटल पाम लगा देते हैं, ट्रायंगुलर पाम लगा दिया, तो ये पाम्स बहुत ज्यादा हाइट ले लेते हैं। तो ऐसे गमलों में, ऐसे पौधों को आप घरों के अंदर लगाने की कोशिश मत करें। पास में एरिका पाम
चाइना पाम है, रेफिस पाम है, देन चेमिडोरा पाम से नोट करना चाहें तो करने, बड़े कॉमन प्लांट्स हैं। चेमिडोरा प्लांट है। इसके बाद एग्लोनीमास। अच्छा, इसके पहले मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जाड़ों में क्या क्या विशेष ध्यान रखना है। आजकल के मौसम में आपको ग्रीन प्लांट्स में क्या क्या खास बातें हैं जो ध्यान में रखने की होती हैं। एक्चुअली ग्रीन प्लांट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब अमेजॉन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं और ये ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में पड़ने वाले पौधे हैं। हमारे यहाँ जिस तरह की ठंड पड़ती है कि 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, ऐसे में कई बार इनको ग्रो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इनको ठंड से बचाने के लिए आप हमेशा इनको ऐसी जगह रखिए जहां ऊपर से शेड हो, यानी कि ऊपर से ओस की बूंदें इसके ऊपर ना गिरें। ओके। और जिन दिनों ठंडी हवाएं चलती हैं, जैसे आजकल शीतलहर वगैरह चलती है, तो आप हमेशा आगे से एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का पर्दा जरूर डाल दें। क्यों? क्योंकि खाली ऐसा नहीं है कि ठंड से ही गलते हैं, ठंडी हवा से भी गलते हैं, स्पेशली क्रोटन्स एंड डिस्कोलियस, ये ठंडी हवा से भी गल जाते हैं। तो हमेशा एक काम करिए, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के पर्दे को आगे से डाल दें तो ठंडी हवा नहीं लगेगी। और ऐसी जगह रखें इन प्लांट्स को गर्मियों, आजकल जाड़ों में, जहां सुबह की धूप, दिन भर की धूप मिलती हो, जितनी मैक्सिमम हो सके। ऐसा नहीं कि सबके घरों में आती है, तो जितनी भी मैक्सिमम धूप मिल सकती है उस जगह पे इनको प्लेस करिए। और ऊपर से जरूर शेड करें, क्योंकि अगर ओस की बूंदें गिरती हैं तो इनको गिरने का खतरा रहता है। तो जाड़ों में एक विशेष ध्यान रखना है। गर्मियों में मैंने आपको बता दिया कि आप ग्रीन हाउस बंद में रख सकते हैं, या बहुत ज्यादा जब टेम्परेचर होता है तो आप नेट लॉन से भी कवर कर सकते हैं ऊपर से, और खूब अच्छे सर्वाइव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो कॉमन प्लांट्स आजकल हम यूज करते हैं इंडोर गार्डनिंग के लिए, एग्लोनिमा, ड्राइसिनाज हैं। ड्राइसिनाज मल्टी कलर्ड आते हैं प्लांट्स, कॉर्डेलाइन भी ड्राइसिना ग्रुप के ही होते हैं। इसके बाद एग्लोनीमा का थोड़ा सा ध्यान आपको जाड़ों में रखना है। एग्लोनीमा और डेफनबेसिया, ये दो ऐसे प्लांट हैं जिनका आपको जाड़ों में बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, ये फ्लैशी होते हैं, गूदेदार पौधे होते हैं, तो ये पानी की रिक्वायरमेंट इनकी जाड़ों में एकदम से खत्म हो जाती है। तो ऐसे में कम से कम वाटरिंग करनी है, हफ्ते में 1 बार, मैक्सिमम 2 बार, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी बात, इनको कोहरे से बचाइए, इनको ठंडी हवा से बचाइए। हमेशा इनको डेफनबेसिया में थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, जब आप घरों में इंडोर में डेफनबेसिया लगाते हैं तो जो छोटे बच्चे हैं घर में, वो पौधे के पत्तों को मत पकड़ें, क्योंकि डेफनबेसिया लोग कहते हैं पॉइजनस है, पॉइजनस नहीं है। डेफनबेसिया के जो सैप में होता है आपका, ये लेड क्रिस्टल्स होते हैं, और जब आप उसको आप हाथ से रगड़ के अगर जीभ में लगा लेते हैं तो लेड क्रिस्टल की वजह से सडनली मुंह में स्वेलिंग आ जाती है। कई बार अगर गाय जानवर में उसको पत्ते को खा ले तो इमीडिएटली सफोकेट होकर डेथ हो जाती है उसकी। छोटे बच्चों से दूर रखिए डेफनबेसिया से, ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि छोटे बच्चे कोई भी चीज पकड़ लेते हैं। तो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो डेफनबेसिया को बच्चों की अप्रोच से दूर रखें, ये ध्यान में रखने की बात है। इसके बाद ब्रेसिका ग्रुप है प्लांट का, जिसमें कि आपने देखा होगा सफलेरा टाइप के पौधे आते हैं 5 पत्ती वाले, कई कलर के, कई शेप के होते हैं। ब्रेसिका, कैलेथिया में सबसे कॉमन जो हम लोग आज घरों में लगाते हैं वो मरांटा है, कैलेथिया को बिलोंग करता है। इसके बाद फिलोडेंड्रॉन्स है। फाइकस की बहुत सारी वैरायटीज हैं जो आप इंडोर लगा सकते हैं, स्पेशली छोटे पत्ते वाली वैरायटीज, जिसमें फाइकस बेंजामिना, फाइकस पांडा, फाइकस दिस आपका अरे माइक्रोकार्पा, फाइकस ट्राइंगुलेरिस, फाइकस डेट्रोइडिया, ये छोटी पत्ती की वैरायटी हमेशा इंडोर में लगाइए, बड़े पत्ते की वैरायटीज मत लगाइए। देन फर्न्स की वैरायटीज हैं जो इंडोर गार्डनिंग में, जहां पर आपके धूप नहीं जाती, ह्यूमिडिटी बहुत है, शेड रहता है, वहां फर्न्स बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। तो फर्न्स आप लगा सकते हैं। फर्न्स आपकी कोई भी फर्न से ग्रो करती है। फर्न्स को लगाते में थोड़ा सा ध्यान दें कि जिस मिक्सचर में मैंने भी आपको 3-2-1 बताया है, जब फर्न्स लगाते हैं तो 1-2-1 करिएगा। मिट्टी बहुत कम चाहिए। फर्न्स सॉइललेस मिक्सचर में ग्रो करने वाले प्लांट हैं, क्योंकि वाइल्ड में ग्रो करते हैं ना, तो आपने देखा होगा या तो पेड़ों के ऊपर ग्रो करते हैं या नीचे जो सड़ी गली पत्तियां पड़ी रहती हैं, वुड लॉग्स पड़े होते हैं सड़े, उस पर ग्रो करते हैं। तो इनको मिट्टी बहुत कम चाहिए। तो फर्न्स जब भी लगाते हैं तो 1 हिस्सा मिट्टी, 2 हिस्सा पत्ती की खाद और 2 हिस्सा सड़ा हुआ गोबर, ये कर लीजिए। 1-2-2 कर दीजिए, आप बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसी तरह से जब आप ये अपना पोथास है, मनी प्लांट, पोथास मनी प्लांट आप बड़े कॉमन प्लांट्स हैं, इंडोर गार्डनिंग के लिए सबसे अच्छे ग्रो करते हैं। इनको जब भी आप ग्रो करें, इनको मॉथ स्टिक पे ग्रो करिए। और पोथास को लगाने का या इनको स्टेबलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने ईजाद किया हुआ है, शुरू से मैं बताता हूँ लोगों को,
कि जब आप इनको मॉस स्टिक पे लगाते हैं तो कोशिश करिए कि मॉस स्टिक बहुत स्टर्डी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 10 इंच के गमले में 4 फुट की मॉस स्टिक लगा दी। हमेशा गमले का साइज थोड़ा सा बड़ा हो और मॉस स्टिक कम से कम 8 इंच मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज वो मॉस स्टिक गिर जाएगी, टेढ़ी जाएगी। और जब भी आप प्लांट को लगाते हैं तो उसकी टहनी को आप मॉस से चिपका के, और हेयर क्लिप आती है, आपने देखा होगा जूड़े में लगाने वाली क्लिप आती है, सिंपल सी होती है, वी शेपेड, उससे आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, आपको रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं है। और जब वो प्लांट आपका स्टेबल हो जाता है, रूट्स उसकी पकड़ लेती हैं, उस क्लिप को निकाल कर आप उसको दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। तो ये कहीं भी मिल जाती है, जूड़े पे लगाने वाली क्लिप होती है, सिंपल क्लिप होती है काले रंग की, वी शेपेड, उनसे आप उसको फिक्स कर दीजिए तो रस्सी से बांधने का झंझट खत्म हो जाता है आपका, और वो स्टेबलाइज भी हो जाता है बहुत अच्छे से। तो मनी प्लांट को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोफाइटम है, बहुत सारी ग्रीन्स की वैरायटीज हैं जो आप घरों में लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं। आप लोगों का कोई भी सवाल पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा इसलिए नहीं बताया कि फिर बोरिंग शुरू हो जाती है लोगों को। आपकी नई कार्यकारिणी को मैं बधाई देता हूं कि आपने आज उनका चार्ज हैंड ओवर किया। उम्मीद है कि पिछली कार्यकारिणी से और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे ये लोग, और किचन गार्डन एसोसिएशन के झंडे को हमेशा ऊंचा रखेंगे मेरठ में। थैंक यू वेरी मच। आपके सवाल आमंत्रित हैं। Any questions, please? Can I ask a question? हाँ श्योर। जैसे I have a fixed place, जैसे पैसेज जो है वहाँ फिक्स्ड है, जो जगह है, जो मेरे पास 40-50 पॉट्स रखने की जगह है। I can't shift my pots here and there. ओके। तो उसमें जैसे अब विंटर्स में तो ऊपर से ओस वगैरह भी आती है, और समर्स में दोपहर की धूप आती है अराउंड अबाउट 1 से 2 के बीच में। हाँ तो बहुत अच्छा है। नहीं, वो केवल 1-2 घंटे की कड़ी सी धूप आती है, तो उस समय जैसे वहां मैं ग्रीन प्लांट्स ही रख सकती हूँ और कुछ नहीं रख सकती। नहीं, फ्लावरिंग आप नहीं रख सकते, ग्रीन रख सकते हैं। सारे भी नहीं हो सकते, फ्रूट्स भी नहीं हो सकते। प्लास्टिक की शीट का अरेंजमेंट कर दीजिए। प्लास्टिक की शीट का अरेंजमेंट कर दीजिए, उससे क्या होगा कि जो ओस की बूंदे वो नहीं गिरेंगी उसको विंटर्स में। हाँ, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मिलती है, लाल कुर्ती में मिल जाती है, थान उसके मिलते हैं, है ना, मीटर के हिसाब से। तो आप वहां से मंगा सकते हैं, उसको आप यूज करिए और बाद में उसको हटा दीजिए विंटर्स के बाद। अच्छा, नहीं हमेशा रखना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब थोड़े जैसे वो एकदम फ्रंट ऑफ द हाउस ही है ना, तो मतलब वो थोड़ा अनटाइडी नहीं रख सकती हूँ मैं, लाइक ऐसा कर सकती हूँ कि तो फिर उनको आप एक काम करिए ना कि उनको सबको एक साथ रख लीजिए। वो एक साथ ही है, एक पूरा एक लाइन ऑफ टू रोज है, सीढ़ी टाइप का वो स्टेयरकेस बनाया हुआ मैंने, और पूरा मूवेबल भी है, बट कोई और जगह नहीं है रखने के लिए। अगर आपको ज्यादा अनटाइडी लगता है तो नेट लॉन से कवर कर सकते हैं। ग्रीन हाउस में यूज करते हैं ग्रीन कलर की नेट, उससे भी रख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बट कवर करना जरूरी है। बिल्कुल, जब ओस गिरती है और ठंडी हवा चलती है, नेट चलती है, मीनाक्षी भाभी ऐसा कर सकते हैं, शाम को पन्नी ढक दे एंड सुबह निकलवा दें, दिन भर साफ लगे, वैसा हो सकता है। दिन भर हटा दीजिए, दिन में जरूरत नहीं होती है, दिन में तो बल्कि अच्छी हवा मिलेगी उसको, दिन में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितनी रात में होती है। रात को डायरेक्ट उसके ऊपर पन्नी रख दे, पौधों के ऊपर पन्नी रखने में कोई दिक्कत नहीं है रात को। अमूमन ओस कम गिरती है, कभी कभार गिरती है जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, अदरवाइज दिन में तो ओस मिलती नहीं है। तो दिन में उसको खुला रखिए, रात में कवर करिए। ठीक है, ठीक है। मैंने अभी भी आपसे बताया था कि जब आप इंडोर प्लांट को बाहर निकालते हैं जाड़ों में, तो जाड़ों में दिन में निकालिए, गर्मी में रात में निकालिए, उल्टा करिए। लोग उल्टा करते हैं ना, गर्मियों में भी दिन में निकालते हैं, जाड़ों में भी दिन में निकालते हैं, वो खराब हो जाता है पौधा। नहीं, आपकी टिप्स बहुत अच्छी थी, मजा आया सुनकर। और बताइए, आप लोग सवाल ही नहीं पूछना, क्या बात? डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी आपसे कि जो जैसे पाम्स है या लोनीला पाम वगैरह है, उनकी सबकी एजिंग जो है ना वो सब येलो हो जाती है, तो अगर आप काटेंगे तो वो इट गोज अप एंड अप। तो व्हाट डू यू डू फॉर यू नो नॉट टू हैव दिस एजेस किनारे अगर आपकी ब्राउन हो रही हैं, अगर आप देखिए तो 2-3 बातें हो सकती हैं। या तो आपका प्लांट जो है पॉट बाउंड हो गया, रूट बाउंड हो गया है, क्योंकि पाम ऐसा है ना। दूसरी बात है कि माली कई बार क्या करते हैं कि मिट्टी का मिक्सचर ठीक नहीं बनाते हैं। अगर सॉफ्ट सॉइल नहीं है तो पाम हमेशा जो एजेस उसकी डाउन हो जाएंगी। पाम हमेशा सॉफ्ट सॉइल, इसीलिए मैंने बताया 3-2-1। ये 2 इसीलिए बताया और 1 इसलिए बनाया कि 3 हो गया, 50-50 हो गया, तो सॉइल हमेशा सॉफ्ट रहेगी। जब उसकी जड़ें सॉलिड मिट्टी में जमती है ना, तो हमेशा किनारे ब्राउन होने लगते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरी बात है
ओके। कभी कभी बीच बीच में साल में 1 या 2 बार 3 बार आप उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे भी कर सकते हैं। कई बार हमारे यहाँ जिंक अच्छा। की कमी, थोड़ी सी जिंक मैंगनीज इनकी कमी हो जाती है, ट्रेस एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा लेते हैं ना कभी कभी, जब कोरोना बढ़ जाता है तो बी कॉम्प्लेक्स याद आ जाता है, भाई कोरोना आ गया बी कॉम्प्लेक्स खा लो। तो उसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे आजकल मार्केट में आ गए हैं, उनका स्प्रे कर दीजिए। सबके ऊपर लिखा रहता है यूज, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज, उसको पढ़ लीजिए, उसको कितने पानी में मिलाना और स्प्रे करना। कई लोग क्या करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बहुत ज्यादा स्प्रे करते हैं, उनको लगता है शायद ज्यादा कर देंगे तो पौधा जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पेट भी खराब हो सकता है। तो हमेशा रिकमेंडेड ही करें उसका, अगर उसने बताया 3 महीने में 1 बार करना तो 3 महीने में 1 बार करिए। हमारे कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को कहते हैं साहब हम तो हर 15 दिन में करते हैं, पेड़ नहीं चल रहा है। मैंने कहा नहीं, वो मर जाएगा कुछ दिन बाद। तो हमेशा उसमें जो जितनी रिकमेंडेड डोजेज है उसी में आप इस्तेमाल करें, ज्यादा देने से आपका पौधा एकदम रातों रात नहीं बढ़ जाए। तो ये बात ध्यान में रखने की। ठीक। और नोलिना को ओके। थोड़ा सा ध्यान ये रखिए, ड्राई रखिए। नोलिना इज सकुलेंट प्लांट, ब्यूकॉर्निया रिकर्वेटा नाम है इसका, बोटेनिकल नाम है। दिस इज सकुलेंट प्लांट। तो नोलिना को हमेशा ड्राई, जाड़ों में तो पानी मत दीजिए, भूल जाइए पानी डालना उसमें। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। आप मुझे थोड़ा सा एग्लोनिमा की केयर के लिए बता दीजिए, विंटर में एग्लोनिमा की केयर के मैंने लिए। भी बताया था एग्लोनिमा को, एक तो मिक्सचर जो सॉइल मिक्सचर मैंने बताया है उसका ध्यान रखें। नंबर 1, एग्लोनिमास को हमेशा ग्रुप में रखिए विंटर्स में, और अगर हो सके तो पॉलीथीन से कवर करके, एक उसका पॉलीथीन से कवर करने के लिए आपको कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। बैम्बू स्टिक लेके उसका एक चौकोर फ्रेम बना के पॉलीथीन से कवर कर दीजिए, सिंपल है। और उसको विंटर्स के बाद हटा दीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एंगल आयरन वेल्ड करा के उसका स्ट्रक्चर बनाना है। एग्लोनिमा को आप पानी कम दीजिए, दिन की धूप अगर दे सकते हैं तो दिन की धूप में रखिए, लेकिन रात में उसको जरूर कवर करिए चारों तरफ से। एग्लोनिमा इंडोर एग्लोनिमा है, इंडोर मतलब बरांडेज में। अच्छा, वरांडे में लगा, लेकिन ठंडी हवा तो आती होगी ना वहाँ? हाँ आती है, हाँ, तो रात में आप प्लास्टिक से कवर करिए उस एरिया को थोड़ा सा। ओके ठीक है। एग्लोनिमा एंड क्रोटन्स दोनों को। ओके, थैंक यू सर। और उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत तो नहीं है उसमें अभी विंटर्स में? विंटर्स थोड़ा में डल हो रहा है। विंटर्स में सिवाय सीजनल प्लांट्स के अगर आप परमानेंट प्लांट्स में न्यूट्रिएंट डालते हैं तो आप उसकी मौत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जीरो हो जाती है। जब डॉर्मेंसी में चलेगा और उसको दिन भर खिलाते रहेंगे तो बीमार हो जाएगा। उसी तरह पौधों का है कि विंटर्स में सिर्फ सीजनल प्लांट्स को आपको न्यूट्रिएंट देना है, बाकी किसी को नहीं देना। परमानेंट प्लांट्स को बिल्कुल नहीं देना है। न्यूट्रिएंट्स आपको कब देना है? अभी आप देखेंगे जनवरी के एंड में, फरवरी में, जैसे ही आपको लगता है कि आंख खुलने लगी, आंख खुलने का मतलब जो पत्तियों की एक्सिस पे बड होती है, वो बड जैसे ही आपको लगता है कि स्वालन होने लगी, आप उसमें तुरंत न्यूट्रिशन मिलाना शुरू कर दीजिए। जो मैंने अभी मिक्सचर बताया था आपको कि आप उसमें डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, वर्मिकुलाइट है, बोन मील है, वुड ऐश, इसका मिक्सचर बना के डाल सकते हैं। बनी बनाई खाद आती है उसको डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही कली फूलने लगती है उसकी, जिसको कहते हैं बड को, माली कहता है साहब इसकी कली मोटी होने लगी, अभी पेड़ चल रहा है, तो उस समय उसको खाने की जरूरत है, क्योंकि पूरे जाड़े भर पौधा भूखा रहा आपका, उसको आपने कुछ नहीं दिया। और अगर आप फरवरी में भी उसको अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो उसकी ग्रोथ क्या होगा, बारीक बारीक टहनियां निकल के वहीं पर रुक जाएगी। तो जैसे ही बड सोल करने लगे उसको आप फौरन न्यूट्रिशन मिला दीजिए, हल्की सी गुड़ाई करके ऊपर से, और खाद मिला दीजिए तुरंत, और वाटरिंग करना शुरू कर दीजिए। सर एक फ्लावर के बारे में है, पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल पूछिए। मेरा जरबेरा जो है वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा ब्लूम करता था हर साल, और अब की बार उसमें फ्लावर्स में कलर ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल आता है और ब्लैक सा हो जाता है ऊपर से। फंगस एंड वाटर दो। जरबेरा हमेशा ऐसा प्लांट है जिसको आपको कम से कम पानी में रखना है और फंगस से बचाना है। दिक्कत क्या होती है जरबेरा में, मीनाक्षी जी तो काफी इस मामले में, रीता जी, मीनाक्षी जी, सुनीता जी को ज्ञान है कि जरबेरा जब कभी भी हम गार्डन में लगाते हैं तो हम हमेशा उसको मेड़ पे लगाते हैं। मेड़ जैसे आलू और मूली के लिए मेड़ बनाई जाती है ना, उस पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी उसके जो ग्रोइंग बड है, एपेक्स है, उसके ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। जरबेरा में शावर से वाटरिंग नहीं करते हैं लोग, क्योंकि जैसे ही जरबेरा का पत्ता हमेशा आप देखिए अनइवन होता है, अगर उसकी पानी उसके जो झिरी में या उसकी जो क्रिवाइसेस है उसमें पानी रुक गया तो वहीं फंगस ग्रो कर जाती है। हमेशा ब्लैक या ब्राउन फंगस आती है जरबेरा में। हाँ यही हुआ है। हाँ, तो स्प्रे से ना वो फ्लावर्स खराब हो। बिल्कुल। तो उसके लिए जरबेरा के लिए एक तो पानी को आप हमेशा गमले की साइड से डालिए, पत्तों में पानी नहीं डालना चाहिए, नंबर 1।
मालियों की बड़ी गंदी आदत होती है, खुरपी लेके गुड़ाई कर देते हैं, मिट्टी जो है वो उसका पाउडर या चूरा उसके एपेक्स के ऊपर गिर जाता है, वो उसको ध्यान नहीं देते, वहीं से वो गलना शुरू हो जाएगा। और आजकल जाड़ों में जैसे ही जरबेरा आप लगाते हैं या जरबेरा की ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो उसको हर 15 से 20 दिन में एक बार फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करिए, और जब भी करिए अगली मॉर्निंग करिए, इवनिंग में मत करिए। सैप का कर दे, सैप। हाँ, साफ का कर दीजिए, बेबिस्टीन का कर दीजिए, जैक्स्टीन का कर दीजिए, थैंक यू सर, थैंक यू। M45 का स्प्रे कर दीजिए, सब फंगीसाइड है। सर कुछ फर्न्स के बारे में थोड़ा सा स्पेशल केयर, फर्न्स को कैसे देखा जाए? मेरे पास 2-3 कुछ एक्सोटिक फर्न्स लाए हुए हैं, तो वो उसका मेरे को डर लग रहा है कि खत्म ना हो जाए, कैसे? फर्न्स जो है, फर्न्स जितने भी होते हैं, ये फर्न्स बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट हैं। फर्न्स सीड से नहीं ग्रो करते हैं, पढ़ा होगा आपने, बॉटनी के 1-2 छात्र होंगे, उनको पता होगा, स्पोर्स से ग्रो करते हैं। और स्पोर्स कहाँ होते हैं? फर्न्स की पत्तियों के किनारे। नीलिमा जी, हाँ जी, पता होगा नीलिमा जी को, हाँ, पत्तियों के किनारे देखा होगा, फर्न्स में दाने दाने से होते हैं, यस स्पोर्स होते हैं, वो दाने गिरते हैं जमीन में, तो वहीं से फर्न्स ग्रो करती है। तो फर्न्स में इसके क्या होता है कि रूट सिस्टम बहुत वीक होता है, बड़ा प्रिमिटिव होता है। ये उस जमाने के पौधे हैं जब कहीं कुछ पौधे नहीं होते थे तब। इनको मिट्टी नहीं चाहिए होती, इनको अमूमन क्या चाहिए होती है? सड़ी गली चीजें, कूड़ा कचरा। फर्न कचरे में, आप पहाड़ों पे जाते हैं, आप देखिए कूड़े में, किनारे कूड़े में ग्रो कर रहा होता है फर्न, पेड़ों के ऊपर ग्रो कर जाता है, पेड़ सड़ रहा है, पेड़ का तना सड़ रहा है, उसमें फर्न लटक रही है ना। उसी तरह से आपने ऑर्किड देखा है कि फर्न, ऑर्किड, इनको मिट्टी नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, इनको मिट्टी में ग्रो कराने की कोशिश करते हैं। और अगर आप मिट्टी डालते भी है तो ऐसी मिट्टी हो, थोड़ी सी मिट्टी हो जो कि सैंडी हो, यानी पानी उसमें से तुरंत निकल जाए। फर्न में अगर वाटर लॉगिंग होगी, फर्न कभी नहीं सर्वाइव करेगा। फर्न को चाहिए मॉइस्चर, यानी नमी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, फर्न का बहुत अच्छे सर्वाइव करेगा। उसमें कोयले का चूरा, लकड़ी की सड़ी हुई लकड़ी, उसमें लकड़ी का बुरादा मिल जाता है बढ़ई के पास, इसको आप डाल दीजिए। डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लकड़ी का बुरादा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसको आप लॉन में कहीं भी छोड़ दिए, 15 दिन में अच्छे से सड़ जाता है। उसको मॉस्टिक जो खराब हो जाती है उसका मॉस का चूरा बना के डाल दीजिए। तो जितनी सड़ी गली चीजें हैं उसमें फर्न को ग्रो करिए, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ओके। और स्टैग हॉर्न फर्न किसी क्या नहीं ग्रो करता है, मीनाक्षी से पूछिए। स्टैग हॉर्न फर्न को हमेशा बास्केट में ग्रो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से हवा आती है, रूट सिस्टम को बाहर निकल के एयर में ग्रो करने का मौका मिलता है, और उसमें आप सारा कबाड़ भर देते हैं उसमें। इसको स्टैग हॉर्न को जब आप मिट्टी में ग्रो कराते हैं तो कभी भी नहीं ग्रो करेगा। अब मेरे जो फर्न्स मैंने सब बास्केट्स में ही लगा रखी है, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्न्स बास्केट्स में ही है, तो उसका मिक्सचर चेंज कर दीजिए, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बताइए भाई, आप लोग कैसे क्या बैठे हुए हैं? हम तो सोच रहे थे कि सवालों का बौछार होगी तो किस तरह की। There is one question from Monica. She wants to know, Saphira leaves, Murraya leaves are curling. Is it because of some infection? And even Buxus leaves are turning yellow. What to do? टर्निंग येलो, मैंने बताया ना कि इस समय सबको पानी कम कर दीजिए। विंटर्स में आज की तारीख में अभी इस समय भी हमारे छत पे 2nd फ्लोर पे बोनसाई मेरे रखे हुए हैं, और मैं हफ्ते में 1 या 2 बार पानी डालता हूँ। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप लोग कितना पानी डालते होंगे। हमारे यहाँ 2nd फ्लोर पे बोनसाई है जहाँ पे सुबह से शाम। ओके। नाउ यू कैन इमेजिन। क्यों? क्योंकि देखिए बक्सर्स लीव, मुरैया लीव्स, ये थिक लीव्स हैं, इनके ऊपर एक शाइनिंग लेयर होती है, ग्लेजी लेयर होती है, वाटर इवोपरेशन बहुत कम होता है। दूसरा, आजकल धूप बहुत हल्की होती है, इसलिए वाटर इवोपरेशन कम होता है। जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, छेद होते हैं, इनमें पानी, ये जब तेज धूप होती है तभी खुलते हैं, कभी भी छाया में नहीं खुलेंगे कि रात में। इसीलिए तो फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होती, दिन में होती है, क्योंकि जब तक का वाटर इवोपरेशन नहीं होगा, उनके पोर्स नहीं खुलेंगे, तब तक का धूप बनेगा। आप लोग पानी ज्यादा डालते हैं, पानी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बस मेन पानी का। यहाँ टॉप सॉइल आपने सूखी देखी, आपने कहा भाई माली पानी डालो, माली ने पाइप उठाया, उसने सबको एक तरफ से पानी डाल दिया, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई पौधा पानी चाहता है या नहीं चाहता। उसका रीजन है प्लेसिंग। सकुलेंट को आप अलग नहीं रखते हैं, ग्रीन सकुलेंट सब मिक्स करके रख देते हैं। हमेशा जो है, जो अच्छे गार्डनर हैं वो ग्रीन प्लांट्स को अलग रखते हैं, फर्न्स को अलग रखेंगे, सकुलेंट कैक्टस को अलग रखते हैं, जिससे कि वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके। अब माली भैया ने तो पाइप उठाया और सबको एक तरफ से मार दिया, दाना घुमा के दोनों तरफ, तो हो गया गीला, खत्म। अब उसमें पानी था नहीं था उनकी भला से। तो पानी कम रखिए और न्यूट्रिशन कुछ मत दीजिए,
खाद पानी बिल्कुल मत दीजिए। माली लोग कहते हैं साहब इसमें खाद डाल दो, पानी डाल दो, बिल्कुल मत डालिए। Sir, any special care for Maranta? मरांटा Yes. एक ही केयर है, मॉइस्चर रखिए, पानी मत रखिए बस। Sir, वो anyhow वो जाता है। Maranta survive नहीं करता वो। बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं। Sir, वही पुराने लोगों से पूछिए, मैंने कहा ना कि मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी ना रुके, पानी निकल जाए। अब आप लोग बड़े बड़े अच्छे फाइबर के पॉट और डेकोरेटिव पॉट्स में मरांटा लगाएंगे तो कहाँ से चलेगा? मिट्टी के गमले में लगाइए, चलेगा। दिक्कत क्या है? पेड़ तो आप 50 रुपए का लाते हैं, गमला 500 का लगाते हैं, दिक्कत ही है सबसे बड़ी। बट सर मरांटा तो मिट्टी के पॉट में भी सर्वाइव नहीं करता। हंसने की क्या बात है? सारी जिंदगी इन्होंने मिट्टी के गमलों में पेड़ लगाए। पूछ लीजिए, बैठी है मीनाक्षी जी, ईता जी, सुनीता जी, बिल्कुल सही बात है। 50 रुपए का पेड़ आप 500 रुपए के गमले में लगाते हैं, दिक्कत ही है सबसे बड़ी। अच्छा, दूसरी बात ध्यान में रखने की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अभी फरवरी का महीना शुरू होने वाला है, आप सब लोग फौरन भागेंगे कहाँ को? एडेनियम्स को लेने के लिए। एडेनियम से कोई भी सकुलेंट जब आप प्लांट करते हैं, घर में लगाते हैं, एक चीज बिल्कुल कसम खा लीजिए, कई लोगों को मैंने देखा एक एडेनियम लाएंगे छोटा सा, इतना सा एडेनियम लाएंगे, इतने बड़े सीमेंट के गमले में लगाएंगे। वाह कि ये बहुत जल्दी मोटा हो जाएगा, जैसा मैंने फलाने भाग क्या इतना मोटा था तो हम बड़े गमले में लगाए शायद रातों रात मोटा हो जाए। ऐसा नहीं है। आपने उसको अब आपने मौत के मुंह में डाल दिया। क्यों? एडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसको सबसे कम पानी चाहिए, सकुलेंट प्लांट है, गूदेदार पौधा। अगर आपने इतने बड़े गमले में डाल दिया और आप उसमें महीने भर भी पानी मत डालिए, वो पानी अपने आप नहीं सूखेगा। और इतने से पौधे को आपने समुद्र में छोड़ दिया, जैसे नहीं छोटे से बच्चे को आपने समुद्र में डाल दिया, अब वो भगवान की भरोसे है, जिंदा रहने के चांसेस 1% भी नहीं है उसके। क्यों? इतने बड़े समुद्र में इतना छोटा सा बच्चा तैर रहा है, तब तक तैरेगा। वही हाल उसका एडेनियम। एडेनियम को जब भी आप लगाते हैं उसके साइज से मैक्सिमम 1 से 2 इंच बड़ा पौधा। मेरे पास 20-20 साल के एडेनियम पड़े हुए हैं, 6 इंच 8 इंच से गमले ज्यादा मैं नहीं लगाता कभी, और एक भी एडेनियम नहीं मरता है, छत पे पड़ा हुआ है विंटर्स में खुले में। क्यों? क्योंकि पानी नहीं डालते हैं उसमें। अगर डालते भी है तो पानी इतना कम होता है कि वो खराब नहीं होते। आप लोग क्या करते हो ना, ले आगे बड़े बड़े गमलों में लगा देते हो। एडेनियम को या कोई भी सकुलेंट है, नोलिना को भी आप जब आप लगाते हो ना, वो हमेशा जो है छोटे पॉट में लगाइए जितने भी सकुलेंट्स हैं, और अच्छी ड्रेनिंग सॉइल रखिए, उसमें रेतीली मिट्टी रखिए, उसमें आप ग्रिड डाल दीजिए, थोड़ी सी पत्ती की खाद डाल दीजिए, इस तरह के मिक्सचर में लगाइए उसको। तो एडेनियम को कोशिश करिए जितना बड़ा आप पौधा लाते हो थोड़ा सा बड़ा साइज का होना चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। जब आप वहां पे इतने बड़े बड़े मोटे एडेनियम देखते हैं तो अभी देखा करिए कि उनके गमले भी बिल्कुल उनसे चिपके हुए रहते हैं। क्यों सुनीता जी? यस, ये गमले ज्यादा बड़े नहीं होते। आपने ये तो देख लिया इतना बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। गमला बस थोड़ा सा ही बड़ा होता है उसका। क्यों? क्योंकि अगर उसको बड़े वाले को आप बड़े गमले में लगा देंगे तो उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा 24 घंटे। इतना छोटा सा पौधा सारे पानी को कितने दिन में इवोपरेट करेगा, और वो गलता चला जाएगा अंदर ही अंदर। आपको तो तब पता लगता है जब वो लुढ़क जाता है। दूसरी बात, जितने भी एडेनियम से सकुलेंट है, मान लीजिए कि ये खुरपी का इस्तेमाल ना करें उसमें, क्योंकि जब खुरपी से खोदता है जरा सा भी अगर कहीं इंजरी हो गई तो नीचे से फंगस ग्रो कर जाती है और अंदर अंदर ट्रेवल करती है। सकुलेंट पौधों में फंगस कभी भी ऊपर से ट्रेवल नहीं करती है। जो उसका अंदर का पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन जिसको हम बोलते हैं कि नसों वाला हिस्सा, उसके थ्रू ट्रेवल करके टॉप तक जाती है। और जब पौधा आपका लुढ़क जाता है तब आपको पता लगता है कि यार इसमें तो ऊपर तक फंगस पहुंच गई। तो कभी भी उसकी गुड़ाई मत करने की कोशिश करिए। जब भी आप एडेनियम को निकालें, रिपॉटिंग करें, और उसको आप रिपॉटिंग करते हुए आप कैंची से काटें तो कैंची हमेशा शार्प हो, और काटने के बाद उसको आप 1 दिन 2 दिन के लिए कहीं भी शेडेड प्लेस में ड्राई होने के लिए रख दीजिए। जब वो पोर्शन उसका हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, तब उसको आप रिपोर्ट करिए। अदरवाइज क्या होगा, आपने गमले में लगाया, पानी डाल दिया, वो गला हुआ हिस्सा वहीं से गल गया। इवन हम लोग कई बार ये भी रिकमेंड करते हैं लोगों को कि जब आप काटते हैं तो उसके बाद आप मोमबत्ती जला के उस हिस्से को गर्म कर दीजिए, तो ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा उसमें। तो ये ध्यान रखिए कि एडेनियम को आप लोगों ने क्या किया, माली से निकाला, काटा, उसके बाद वो चाकू लेते हैं, खच से काटा, अरे तो बहुत बड़ी जड़ हो गई, और तुरंत उसको मिट्टी में लगा दिया। कभी मत करिए। उसको काटने के बाद
अगर हो सके तो फंगीसाइड उस पे लगा दीजिए, पाउडर लगा दीजिए या पेस्ट लगा दीजिए, बिल्टॉक्स का लगा दीजिए, इसका जो भी आपका है। और उसके बाद आपको अपने छत के कमरे में उसको सुखाने के लिए रख दीजिए। 3 दिन 4 दिन में आप देखेंगे तो हार्ड हो जाएगा। उसको फिर आप गमले में लगाइए और लगाने के 24 से 48 घंटे बाद वाटरिंग करिए उसमें। ये बड़े ध्यान में रखने की चीज है। एडेनियम हुआ या कोई भी सकुलेंट आप काटते हैं ना, तो काट के तुरंत उसको मत लगाइए। तभी आपका सकुलेंट या एडेनियम 20 साल से 25 साल पुराना होकर रहेगा। अदरवाइज तो आप हर साल लाते रहेंगे, नर्सरी वालों से अपना लगाते रहिए। थोड़ा सा इंडोर प्लांट्स के बारे में बताइएगा, कौन से इंडोर रख सकते हैं और उनको कब बाहर निकालना चाहिए, कब क्या करना चाहिए इंडोर प्लांट्स के बारे में। इंडोर प्लांट आप रखते हैं, इंडोर प्लांट्स में आप देखिए सारे अभी जो मैंने अभी आपको बताया सारे इंडोर प्लांट्स हैं। इंडोर प्लांट का मतलब मैंने बताया आपको अभी कि एकदम से अंधेरे में नहीं रखना है आपको। डिफ्यूज लाइट जरूरी है, थोड़ी सी रोशनी आनी बहुत जरूरी है। जो बड़े कॉमन प्लांट्स हैं जो इंडोर सरवाइव करते हैं, एक तो आपका मनी प्लांट, सिंगोनियम, एरिका पाम, इवन सेंसिवेरिया ये सकुलेंट प्लांट, लेकिन ये इंडोर बहुत अच्छा सरवाइव करता है। स्टेयर केस वगैरह पे आप रख देते हैं, प्रोवाइडेड कि पानी कम डालिए। सेंसिवेरिया भी एक सकुलेंट प्लांट है, इसमें पानी की जरूरत कम पड़ती है, बहुत कम पानी, ड्राई सॉइल चाहिए, है ना। तो इस तरह के प्लांट इंडोर, फाइकस रख सकते हैं आप इंडोर। कुछ फर्न्स को आप ऐसी जगह रखिए इंडोर में जहाँ पे धूप बहुत ज्यादा ना हो, स्कैटर्ड लाइट हो, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी हो घर में, उस जगह पे आप फर्न्स को रख सकते हैं। जैसे पीछे अगर आपका आंगन है, बहुत ज्यादा धूप नहीं आती, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो वहां पे फर्न्स बहुत अच्छे ग्रो करेंगे आपके। तो ये इस तरह के कॉमन प्लांट्स हैं जो इंडोर आपके अच्छे सर्वाइव करते हैं। Then changing them off again, और अंदर बाहर कैसे करना है। जब भी आप इंडोर में रखते हैं तो उनको कोशिश करिए, जैसे किसी ने बताया भी हमारे साइड में पोर्च में रखे रहते हैं परमानेंट प्लांट्स, उनको रोटेट करते रहिए। 15 से 20 दिन में उनको थोड़ा सा घुमाते रहिए, जैसे यूनिफॉर्म ग्रोथ हो। अदरवाइज वन साइडेड ग्रोथ हो जाती है, जिधर दीवार है उधर पौधा नहीं बढ़ता, दीवार के अपोजिट बढ़ना शुरू कर देता है। तो हमेशा उसको रोटेशन करते रहिए थोड़ा थोड़ा सा, नंबर 1। दूसरी बात मैंने बताया कि उनको 3 से 4 दिन में बाहर निकालिए, लेकिन निकालने का टाइम वही है कि रात में निकालिए गर्मियों में, और जाड़ों में सुबह निकालिए। अगर गर्मियों में आपने सुबह निकाल दिया तो पौधा हमारे दिन खराब हो जाएगा। 3 से 4 दिन में एक बार उसको बाहर निकालिए। जब भी आपको कोई पौधा अंदर बाहर जिस तरह रखना, तो 2 या 3 सेट उसके तैयार करिए। एक सेट को आपने अंदर रख लिया, दूसरा आपका बाहर चल रहा है। जब दूसरे को अंदर किया है ना, तो पहले वाले को आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन रात में, सुबह होते ही फिर आप कहीं शेड में रख दीजिए। अगर आप उसको दिन की गर्मी में निकालेंगे तो खराब हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह से चीजें करते रहिए। और अगर कोई कॉर्नर आपका ऐसा है जहाँ स्कैटर्ड सनलाइट आती है, तो उसमें आप उसको रख सकते हैं, 15 से 20 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन उसको रोटेट करते रहिए और पानी कम डालिए। मनी प्लांट वगैरह को आप इंडोर परमानेंट रख सकते हैं, उसको बाहर रखने की जरूरत ही नहीं होती। नमस्ते सर, ये बताइए सर, ये जो भी आप एडेनियम के बारे में बता रहे थे, तो ये एडेनियम की खाद हमें किस वक्त चेंज करनी है? अब हम फरवरी एंड में सर। हाँ जी। तो उसका प्रोपोर्शन भी बता दीजिए सर, कितनी क्या क्या डालना है उसमें? बताया कि सॉइल मिक्सचर आप जब लेते हैं तो 2 हिस्सा मिट्टी ले लीजिए, 2 हिस्सा डस्ट, आजकल वो आ रहा है सिंडर मिल रहा है आजकल, छनी हुई और राख का पत्थर होता है वो सिंडर। 2 हिस्सा सिंडर कर दीजिए, 1 हिस्सा पत्ती की खाद कर दीजिए। उसमें बॉयलर्स में जो होते हैं थोड़ा सा बोन मील डाल दीजिए उसमें। मिट्टी को 2 की जगह के लिए 1 हिस्सा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्ती की खाद बहुत जरूरी, क्योंकि पत्ती की खाद या कोकोपीट मॉइस्चर को रिटेन करेगी, और एडेनियम को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर इज इनफ। और जब ये मिक्सचर बनाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा वुड एश और 1 गमले में 1 बड़ा चम्मच बोन मील ये जरूर ऐड कर दें। जो लोग बिल्कुल मिट्टी चेंज करते हैं एडेनियम्स को निकाल के गमलों में से, उसमें एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप एडेनियम को डिपॉट करते हैं ना, तो उसको आप एंटी फंगल सोल्यूशन में आप डिप कर दीजिए। उसको जड़ के साथ उसको आपने एंटी फंगल सोल्यूशन में 5 मिनट 10 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दिया, उसके बाद उसको बाहर निकाल के तब आप लगाइए।
नमस्ते सर। ये पुराना करेले गमला का as it प्लांट is कैसे में। स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक इसका करेले का, करेले का, हाँ इसको कैसे ग्रो करते हैं, लाइक समझे नहीं क्या होता है। करेले का सही है। करेले का Make it- इसको आप एज इट इज बो दीजिए, ग्रो कर जाएगा। अच्छा कोई भी हार्ड सीड होते हैं, उसका एक तरीका ये है कि आप ओवरनाइट उसको सोक करके रख दीजिए पानी में। अच्छा ठीक है। इसलिए उसको पानी से बाहर निकाल करके उसको आप बो दीजिए। बोते अच्छा समय ध्यान ये रखना है कि आप बहुत ज्यादा, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी में ही बो देते हैं, जबकि जो ग्रो करने का जो मिक्सचर होता है वो हमेशा सॉफ्ट होता है। उसमें आप पत्ती की खाद और रेत, ओके जो घरों में ग्रो करते रहे, बीज ग्रो करते हैं सीजनल से, उनसे पूछिए, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा पत्ती की खाद ठीक मिक्स है। करके उसमें मिक्सचर में आप लगा दीजिए। जब वो स्प्राउट कर जाए उसको कहीं भी आप लगा दें। कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है उसको ग्रो करने की। चलिए थैंक यू सो मच। करेले के बीज आपने देखा होगा, एक सीजन में गिर जाते हैं, अगले सीजन में अपने आप करेले की बेल उगाती है, हाँ हाँ जी जी। क्योंकि वो जमीन में पड़े पड़े उनका शेल सड़ जाता है पूरे सीजन में, और नेक्स्ट सीजन में अपने आप ग्रो कर जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और कुछ मीनाक्षी भाई, आपने कुछ नहीं आज कमेंट किया, क्या बात है? सब कुछ मालूम है उनको। वही हमने कहा, कहीं गलती हो तो बता देना चाहिए ना हमसे।